एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जीके की हमारी सीरीज़ को चली रही है, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे हम लोगों ने, और पोल साइंस से रिलेटेड हमने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किए थे। उसके बाद ज्योग्राफी में आए थे, ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन आंसर को हमने डिस्कस किए थे। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम हो या फिर नॉन टीचिंग के। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट हुए और हमें देखने को मिले हैं मैक्सिमम टाइम। चलिए फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आपको पता नहीं कि जेनेरा प्लांटेरम नामक जो पुस्तक लिखी गई थी, किताब लिखी गई थी, वो किन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट में का लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सेकंड में का बेंथम और हुकर के द्वारा लिखी गई थी। या ऑप्शन थर्ड रहेगा एंकलर और प्रेटल के द्वारा लिखी गई थी। या ऑप्शन फोर रहेगा हिचिंगसन के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। जो जेनेरा प्लांटेरम नामक जो किताब लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जेनेरा प्लांटेरम पौधों की प्रजातियों का एक विस्तृत संकलन हम करते, विस्तार रूप से उसका संकलन हम लोग करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं। किनके द्वारा लिखी गई थी? कार्ल लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। और ये कहाँ के थे? स्वीडन के प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। तो इसे आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताने कि इसमें जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है या फिर हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका। ऑप्शन फर्स्ट में का है लखनऊ में है। ऑप्शन सेकंड में का है दार्जिलिंग में है। ऑप्शन थर्ड रहेगा कलकत्ता में है। ऑप्शन फोर में का है ओटाकमूड में है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है या फिर मुख्यालय कहाँ है हमारा? कलकत्ता में स्थित है। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मुख्य संस्था है। क्या है? इसे याद रखना कि जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो पर्यावरण से रिलेटेड या फिर वन मंत्रालय से रिलेटेड एक मुख्य संस्था है, एक एनजीओ है। पौधों से रिलेटेड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अध्ययन किया जाता है, जिसका मुख्यालय अभी मैंने क्या बताया था, कहाँ पे इसका मुख्यालय? कलकत्ता में स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं, कैसे अलग होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? प्रजनन के द्वारा अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सेकंड रहेगा उपापचय के द्वारा अलग अलग होते हैं। या ऑप्शन थर्ड रहेगा स्थानीय वृद्धि के द्वारा अलग होते हैं। या ऑप्शन फोर रहेगा अपचय के द्वारा अलग अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। स्थानीय वृद्धि यानी कि लोकल ग्रोथ के कारण जो पादप हुए, जो पौधे हैं और जो जंतु होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, वो स्थानीय वृद्धि के कारण, लोकल ग्रोथ के कारण अलग अलग होते हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पादप यानी कि पौधे और जंतु यानी कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हुए प्राणी होते हैं, लेकिन ये स्थानीय वृद्धि, लोकल ग्रोथ, हरित लवक, कोशिका भित्ति के हिसाब से क्या होती है? अलग अलग होते हैं। पौधों की स्थानीय वृद्धि यानी कि जो पौधे की लोकल ग्रोथ, उसके किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्थानीय जैसा पर्यावरण दिया जाएगा, जैसा वातावरण दिया जाएगा पौधों को, उसके पीएच के ऊपर निर्भर करता है कि उस पौधे की जो ग्रोथ है वो होनी है या फिर नहीं होनी। तो जिस तरह मनुष्य को हम अच्छा वातावरण, अच्छा परिवेश, अच्छा पोषण देते हैं, तो उसी प्रकार पौधों को भी जब हम अच्छा, जो उनका स्थानीय पर्यावरण अच्छा होता है, पोषण मिलता है उन्हें, तो वहाँ पे उनका जो पीएच है वो क्या होता है? बढ़ता है। और उनके स्थानीय जो वृद्धि है वो पीएच के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए क्वेश्चन फोर आप लोगों के सामने। क्वेश्चन फोर को हम लोग डिस्कस करते हैं।
पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? इसमें आपको बताने कि अगर हमें पौधों की आयु के बारे में पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे कि उस पौधे की आयु कितनी है या फिर उस पौधे की आयु कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, जन्म से पता लगाते हैं। ऑप्शन सेकंड में क्या है, लंबाई से पता लगाते हैं। ऑप्शन थर्ड रहेगा वृद्धि वलय से पता लगाते हैं, या ऑप्शन फोर रहेगा सामान्य आकार से पता लगाते हैं। अगर हमें पौधे की आयु का पता लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, उसकी जो वृद्धि वलय से हम पता लगाते हैं कि उस पौधे की आयु कितनी है। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेड़ एक संजीव प्राणी है। पेड़ कैसा एक संजीव प्राणी होता है जो पोषण और वातावरण की अवस्था पर क्या करता है, वृद्धि करता है या फिर ग्रोथ करता है। जिस तरह मनुष्य को हम वातावरण देते हैं, पोषण देते हैं, उस तरह मनुष्य की ग्रोथ होती है। और वही चीज़ क्या होता है, हमारी जो पौधे होते हैं वो भी एक संजीव होते हैं। तो इसलिए उन्हें जैसा हम पोषण देंगे, जैसा वातावरण दिया जाएगा, जो पौधे की ग्रोथ है वो भी उतनी तेजी से होगी। पौधों की आयु का पता लगाने तो वृद्धि वलय से लगाते हैं। पौधे की आयु का पता लगाने को क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसे भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पौधे की आयु का अगर हमें पता लगाते हैं वो किन के द्वारा पता लगाते हैं, क्या आएगा इसका आंसर, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा हम पौधे की आयु का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न होती है। इसमें आपको बताना है कि जो पादप कोशिका होती है और जो जंतु कोशिका होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण या फिर किसके रहने पर हमें कि ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका, यानी कि ये पौधे की कोशिका होती है, सेल होते हैं, और ये जंतु के सेल होते हैं। तो कैसे हम पता लगाते हैं किस उपस्थिति के कारण। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, हरित लवक। ऑप्शन सेकंड में क्या है, कोशिका भित्ति के द्वारा पता लगाया जाता है। ऑप्शन थर्ड में क्या है, कोशिका झिल्ली के द्वारा पता लगाया जाता है, या ऑप्शन 4 रहेगा केंद्रक के द्वारा पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा हरित लवक। हरित लवक के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये पादप की कोशिका होती है या पौधे के सेल होते हैं, और दूसरा हम जंतु कोशिका यानी कि एनिमल के सेल होते हैं, वो हम हरित लवक के द्वारा पता लगाते हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका आपस में मुख्यतः हरित लवक के कारण भिन्न भिन्न होती है या फिर अलग होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक उपस्थित नहीं होता, इसे याद रखना आप, नहीं होता जंतु कोशिका में हरित लवक। और पादप कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, इसे आप याद रखना। और हरित लवक क्या होता है, हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में जो भाग लेते हैं, तथा ATP और NDPH के रूप में ऊर्जा जो होती है उसे इकट्ठा करके रखते हैं या फिर उसे स्टोर करके रखते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें हरित लवक हमारा उपस्थित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 6 को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आपको बताने कि स्पंज क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट में का एक जीवाश्म होता है। ऑप्शन सेकंड है का एक पादप होता है। ऑप्शन थर्ड में कहा एक जीव होता है, या ऑप्शन 4 रहेगा एक कवक होता है। तो स्पंज क्या रहते हैं हमारे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, स्पंज एक जीव होते हैं। चलिए स्पंज से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। स्पंज एक जलीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं स्पंज, जल में रहने वाले जीव होते हैं। जो पोरीफेरा फाइलम का क्या होता है, सदस्य होता है या फिर मेंबर होता है, जिसमें झिल्ली नुमा शरीर के साथ साथ उसमें जो लचीला कंकाल तंत्र भी पाया जाता है स्पंज के अंदर। तांत्रिक तंत्र हो गए, पाचन तंत्र और संवहन तंत्र, स्पंज में ये सारी चीज़ें हमारी उपस्थित नहीं होती, इसका अभाव होता है, इसे आप लोग याद रखना। चलिए क्वेश्चन 7 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन 7 को डिस्कस करते हैं। पुष्प रहित पौधे होते हैं। इसमें कहा है कि पुष्प रहित पौधे कौन से होते हैं हमारे। ऑप्शन फर्स्ट में कहा फेरागेम्स होते हैं। ऑप्शन सेकंड है का ब्रायोफाइट्स होते हैं। ऑप्शन थर्ड में का थेलोफाइट्स होते हैं, या ऑप्शन 4 रहेगा क्रिप्टोगेम्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा क्रिप्टोगेम्स। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। अभी आंसर पूछा था ना इसमें कि कौन से होते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। इनमें प्रजनन होता है, कैसे होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है।
जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जैसे फंड हो गए हमारी, मास और भूरी शैवाल या फिर कवक, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं क्रिप्टो गेम्स के अंदर। चलिए क्वेश्चन 8 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन 8 को हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे, इसमें आपको बताने कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो उभयचर क्यों कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है मेंढक जैसे दिखते हैं इसलिए उभयचर कहलाते हैं। ऑप्शन सेकंड में कहा है जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं। या ऑप्शन थर्ड रहेगा आवास को महत्व नहीं देते। या ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कीड़े खा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। जो ब्रायोफाइट्स उभयचर होते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं और थल दोनों जगह पे पाए जाते हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। ब्रायोफाइट्स साधारण छोटी हरित पौधे होते हैं। कैसे होते? छोटे छोटे हरित पौधे जो होते हैं, हरियाली वाले जो पौधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स कहते हैं, जो जल में भी होते हैं और थल दोनों जगह पे पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हॉर्नबोर्ड क्या है? ब्रायोफाइट्स उभयचर का एक एग्जाम्पल है। इसे याद रखना, आप कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ब्रायोफाइट उभयचर का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। वर्गीकीय विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? आपको बताने की जो वर्गीकीय विज्ञान की शाखा होती है वो किससे संबंधित होती है। ऑप्शन फर्स्ट में का आकारिकी से संबंधित होती है। ऑप्शन सेकंड है का शरीर रचना विज्ञान से संबंधित होती है। ऑप्शन थर्ड में का वर्गीकरण से संबंधित होती है। ऑप्शन 4 में का अर्थव्यवस्था उपयोग से संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर रहेगा। जो वर्गीकीय विज्ञान की शाखा होती है वो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन से संबंधित होती है। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वर्गीकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों की पहचान हम कर सकते हैं कि कौन से पौधे किस प्रकार के होते हैं। उसका हम विभाजन कर सकते हैं यानी कि उसे हम बांट सकते हैं कि कौन से पौधों को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। और जो उनकी उत्पत्ति के बारे में हम क्या करते हैं? वर्गीकीय विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं या फिर स्टडी करते हैं पौधों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो हम डिस्कस करेंगे। किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में का है लेग्यूमिनोसी। ऑप्शन सेकंड है का लिलिएसी। ऑप्शन थर्ड में का कंपोजिटी। या ऑप्शन 4 है का यूफोरबिएसी। तो कौन सा रहेगा हमारा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यूफोरबिएसी। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। पुंकेसर पुष्प का क्या होता है? एक नर वाला भाग होता है। जब परागकोश परस्पर जुड़ते हैं आपस में या फिर मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे याद रखा, सिनजेनेसियस कहते हैं, जो यूफोरबिएसी का कुल का एक लक्षण होता है, उसकी जाति का एक लक्षण होता है। यूफोरबिएसी के कुल उन्हें क्या कहते हैं हम? कोहेसन कहते हैं। जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एपिपेटल्स कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी पूछ लिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा, तो इसे आप याद रखना। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड या तो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज को डिस्कस करेंगे या फिर अन्य सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारी एनसीईआरटी की बुक भी चल रही है। एनसीईआरटी की बुक में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 6 की साइंस और ज्योग्राफी को हम साथ लेके चलेंगे। और इसके बाद जब हमारी साइंस की और ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम हिस्ट्री और पोल साइंस की बुक को साथ लेके हुए चलेंगे क्लास 6 की। उसके साथ साथ मैंने जीके की सीरीज़ भी आप लोगों के लिए चला दी है ताकि हमारी जीके की जो सीरीज़ यानी क्वेश्चन के माध्यम से हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और उसके साथ साथ अन्य विषय को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी जो तैयारी है उसे प्रभावशाली तरीके से और संपूर्ण तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।